हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के मेथड्स की। तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड या फिर जिसे हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अभी तक अगर आपने फर्स्ट 3 वीडियोस देखे हैं तो मेरे ख्याल से आप नेशनल इनकम का बेसिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। आज कोशिश करते इस एक मेथड को समझने की। सबसे पहली मेथड जो हमारे पास में नेशनल इनकम की है उसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ये किस बेसिस पे बनी है? तो इस मेथड का बेसिस ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं हमारी इकोनॉमी में वो सारे प्रोडक्शन करने में लगे हुए है ना। और ये सारा जो प्रोडक्शन है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास वैल्यू एडेड का जो मीनिंग आ जाता है वो क्या हो जाता है कि ये वो मेथड है जो मेजर करती है नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। अब ये कौन से एंटरप्राइज है? प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है और टर्शरी सेक्टर हो सकता है। और क्योंकि आपकी इकोनॉमी में ये तीनों हैं तो आप इन तीनों ने जो भी सेक्टर ने प्रोडक्शन किया है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। कहाँ प्रोडक्शन कराएं? डोमेस्टिक टेरिटरी में। कब प्रोडक्शन कराएं? किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। ऑलराइट। अब अगर आपको इससे नेशनल इनकम मेजर करना है, अगर आपने पीछे किसी वीडियो में देखा होगा जब हम एग्रीगेट्स कन्वर्जन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेथड से डायरेक्टली हमको नेशनल इनकम नहीं मिलता है। हमें इस मेथड से कोई एक एग्रीगेट मिलेगा और फिर हम उस एग्रीगेट से कहां पर जाएंगे? नेशनल इनकम पे। यानी ये मेरे लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा जो मैंने वर्ड कहा है 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब पहली चीज, मैं इस मेथड से मिलने वाले एग्रीगेट, इस मेथड से क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। पहले मैं इस मेथड से इस एग्रीगेट को निकालूंगी और फिर उसके बाद में जीडीपी एमपी से कहां पर जाऊंगी मैं? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी पर क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये ही मेरी नेशनल इनकम है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है? नेशनल इनकम। ओके। तो अब सवाल ये उठता है कि दूसरी स्टेप तो क्लियर हो गई क्योंकि हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाना आता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? तो हम समझते हैं इसका फॉर्मूला। किसी भी इकोनॉमी में हम क्या मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है ना। अगर आपने वुड को कन्वर्ट करा है चेयर में तो वुड आपका इंटरमीडिएट गुड था और अब चेयर आपका फाइनल गुड है, राइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक में। तो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनल गुड में और फिर उस फाइनल गुड को हम बेच देते हैं। तो हम हमारी कंट्री में वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि हमने कहा इकोनॉमी में 1000 गुड्स सेल हो गए, हमने प्रोड्यूसर से पूछा बने कितने थे, उन्होंने कहा 1000। इसका मतलब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 1000 हो गया, यानी कि वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया? सेल्स के। लेकिन मैंने दूसरे केस में प्रोड्यूसर से पूछा कि भाई कितने गुड्स बिके, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे 950 गुड्स बिक चुके। तो हमने कहा बनाए कितने थे? तो उन्होंने कहा 1000। इसका मतलब 950 जो सेल हुआ वो तो बिक गया, ठीक है, लेकिन ये 50 भी तो बचे हैं अभी जो बिकना बाकी है। तो प्रोड्यूस तो हुए थे भाई। इसका मतलब अब मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको सबको पता है, जिसमें हम 2 बातें कंसीडर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक अगर मुझे निकालना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास में, मैं क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दूंगी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दूंगी ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो वैल्यू ऑफ एडेड अगर सारे गुड्स बिक जाते हैं तो सेल्स के बराबर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर सारे गुड्स नहीं बिकते हैं तो बन जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते फॉर्मूले पे।
फॉर्मूला जो है हमारी मेथड का नाम बोलता है वैल्यू एडेड। तो भाई वैल्यू ऐड हुई, कैसे पता चलेगा वैल्यू ऐड हुई? तो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने इंटरमीडिएट गुड परचेज करा था, राइट। प्लस अगर कुछ बच गया तो उसको क्या बोल देंगे? चेंज इन स्टॉक। अब इस मेथड से मिलेगा क्या? तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। किसकी बात हो रही है? गुड्स की बात हो रही है। तो जब आप सारे गुड्स और सर्विसेज की बात करते हो इकोनॉमी में, तो आप कौन सा एग्रीगेट यूज करते हो? जीडीपी। याद आया? और यहाँ पे सेल्स हो रहा है। अब सेल कोई प्रोड्यूसर कॉस्ट पे तो नहीं करेगा, क्या पे करेगा? मार्केट प्राइस पे। तो हमें यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है? जीडीपी एमपी। ठीक है, एक बार फटाफट फिर से, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है तो जीडीपी, क्योंकि सेल्स हो रहा है तो मार्केट प्राइस पे होता, तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं कि भाई अगर सेल्स हुई तो सेल्स कैसे हो सकती है? डोमेस्टिक सेल्स हो सकती है, एक फर्म ने दूसरी फर्म को बेचा, एक फर्म ने गवर्नमेंट को बेचा, एक फर्म ने हाउस होल्ड को बेचा, तो सेल्स तो डोमेस्टिक हो गया। या फिर अगर फर्म ने बाहर बेच दिया सामान तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो सेल्स अपने आप में एक ब्रॉडर फिगर हो गया, बड़ा नंबर हो गया, उसके अंदर दो बातें हो सकती है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। वैसे ही जब हम आईसी की बात करते तो आईसी बेसिकली अगर हम समझे तो हम कर रहे हैं परचेस। अब क्या परचेस कर रहे हैं? या तो आप परचेस कर रहे हो रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको कुछ कन्वर्ट करना है उसको, आप उससे कुछ नया बना दोगे, कोई फाइनल गुड बना दोगे, या फिर आप परचेस कर रहे हो फ्यूल एंड पावर, है ना। हमने समझा था ना आईसी क्या होता है, या तो वो यूज्ड अप हो जाएगा प्रोसेस में, है ना। जैसे मैंने कोई भी चीज बनाई, मैंने मैगी बनाई अगर गैस चूल्हे पे, तो अगर मैंने मैगी बनाई है तो वो गैस चूल्हे में जो एलपीजी थी वो तो यूज्ड अप हो गई, वो तो खत्म हो गई। तो फ्यूल एंड पावर, उसके बिना कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। और रॉ मटेरियल, मेरे पास मैगी का स्लैब था, अब वो बन के रेडी है, जो बोल में आ चुका है कंजम्पशन करने के लिए, तो रॉ मटेरियल काय में कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड्स में। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा? परचेस। किस चीज का? रॉ मटेरियल का और फ्यूल एंड पावर का। अब ये परचेस कहां से हो सकता है? ये परचेस हो सकता है डोमेस्टिक परचेस, ए फर्म ने बी फर्म से रॉ मटेरियल खरीद लिया, या फिर ये परचेस हो सकता है किसी और दूसरे नेशन से, तो फिर हम वहां पर क्या लिख देंगे? इंपोर्ट्स, है ना। तो डोमेस्टिक परचेस में एक फर्म गवर्नमेंट से कुछ खरीद सकती है या दूसरी फर्म से खरीद सकती है, लेकिन अगर दूसरे देश से खरीदती है तो वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट्स। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें परचेस लिखना है, वो परचेस या रॉ मटेरियल है या फ्यूल एंड पावर है, कहां से किया गया? या डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंपोर्ट्स किया गया। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक और चीज लिख रही हूं जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है और हमें क्वेश्चन में दिखाई देगी, वो हो जाएगा परचेस या इंपोर्ट ऑफ मशीन। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, राइट। ट्रैप मतलब ऐसा जाल है जहां हम फंस सकते हैं। तो परचेस ऑफ मशीन या इंपोर्ट ऑफ मशीन है तो वो हमें आईसी में नहीं लेना है, क्योंकि नहीं तो मशीन का फॉर्म चेंज हो रहा है और नहीं तो मशीन यूज्ड अप हो जा रही है प्रोसेस में, राइट। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो आएंगे, पर कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। ऑलराइट, अब चेंज इन स्टॉक पे आ जाते हैं। जब आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो वो किस किस तरीके से दिया हो सकता है? क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए हो सकते हैं। अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया है एडिशन टू स्टॉक तो क्या करना है? तो आपको उसको यहाँ पर प्लस कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया है रिडक्शन इन स्टॉक तो आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है चेंज इन स्टॉक
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके फॉर्मूले में वो ऐड हो रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। अगर दिया है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर दिया है सिर्फ ओपनिंग स्टॉक तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है क्वेश्चन में, राइट। जब हम फॉर्मूला समझते हैं हमें तभी इन बातों पर ध्यान दे देना चाहिए ताकि हमसे गलती नहीं हो। कब, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर से फॉर्मूले को देखें, वैल्यू एडेड मेथड, फॉर्मूला कहता है सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक। इससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है, जीडीपी एट एमपी। सेल्स में दो बातें, या तो आपने डोमेस्टिक सेल्स किया है या फिर एक्सपोर्ट्स किया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो बातें, या तो डोमेस्टिक परचेज है या इंपोर्ट है। परचेज क्या किया है आपने, परचेज किया या तो रॉ मटेरियल या फिर फ्यूल एंड पावर। चेंज इन स्टॉक वेराइटीज ऑफ वेज में दिया जा सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे शेयर करा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम फिर से रीफ्रेम कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट याद आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं, तीन, सेल्स, आईसी, चेंज इन स्टॉक। अगर मैं इसे वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले फॉर्मूले से लेती हूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखो, जैसे मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा तो सेल्स चला गया, चेंज इन स्टॉक चला गया। इसका मतलब मुझे क्या माइनस कर देना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये बन गया मेरा फॉर्मूला नया। क्या फॉर्मूला बन गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी प्लस जीडीपी एमपी। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा तब, ठीक है। अदरवाइज अगर सेल्स या स्टॉक दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। मैंने आपको कहा था ये 2 स्टेप प्रोसेस में होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमको जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है। यहां तक तो हमको क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, हमें कहाँ जाना है, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी। चलिए ट्राई करते हैं, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी। यहां पर मुझे पहुंचना है। कैसे करा था हमने, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप, राइट। इसका मतलब है अगर हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आता है और वो हमसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो वो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, सेल्स से रिलेटेड, आईसी से रिलेटेड, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टॉक से रिलेटेड, उसके बाद में और आगे डेप्रिसिएशन, एनएफआईए या फिर एनआईटी। तो इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद में हम क्या निकाल पाएंगे, नेशनल इनकम। ये हो गया आपका मेथड। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे। जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड की, सबसे पहला प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने सेल्स में से जैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया, हमने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू वहां से हटा दी। दूसरा, सेकेंड हैंड गुड्स जो है उसका परचेस और सेल हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब वो गुड्स फर्स्ट टाइम में सेल हुए थे तब हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, तो अब हम उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। यानी जैसे अगर मैं फार्मर हूं, मैंने वीट का कंजम्पशन करा, कौन से वीट का, जो मैंने खुद ग्रो करा था। तो मान लेते हैं मैंने 75% वीट जो प्रोड्यूस करा था, मान लेते हैं 10 टन वीट जो है मैंने मार्केट में बेच दिया और 1 टन वीट मैंने रख लिया मेरे और मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स के लिए। तो टोटल प्रोडक्शन कितना माना जाएगा, तो वो 11 टन होगा, है ना, क्योंकि हमने वो खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो वो इंक्लूड होगा। फिर से क्यों होगा, अगर हम नहीं प्रोड्यूस करते तो हम कहीं और से खरीदते, राइट। लेकिन सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। वो इसलिए इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि सर्विसेज की हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते जब हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, पर हम गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी ने बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए, 1000 कंप्यूटर्स बनाए, उसमें से 10 कंप्यूटर उन्होंने खुद के यूज के लिए रख लिए,
ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 10,000 बनाए थे तो 10,000 ही मानेंगे, उन्होंने 10 रखे वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। या फिर ऐसा कोई प्रोडक्शन जो आपने खुद के अपने लिए ही यूज कर लिया सारा का सारा, मैंने छोटा सा लैंड है मेरे पास में, छोटी सी खेती करती हूँ मैं, बहुत ही कम, मैंने जितना भी प्रोडक्शन करा वो सब खुद ही यूज कर लिया, कुछ भी नहीं बेचा मार्केट में, तो भी वो इंक्लूड होगा, तो भी वो सेल्स में आएगा। ठीक है। देन आखिरी में कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। अब ये याद रखना है, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल इंक्लूड नहीं होगा, पर उस पे मिलने वाला कमीशन इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि कमीशन पहली बार मिला है। ऑलराइट, तो अब जब भी आप मेथड को पढ़ेंगे, क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग आना चाहिए, दूसरा आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और तीसरा आपको उसके प्रिकॉशंस आना चाहिए। राइट, एक बार फिर से देख लें क्या क्या चीजें आना चाहिए हमें। सबसे पहले उस मेथड का मीनिंग, उसका फॉर्मूला, और हाँ उससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो यहाँ हमें कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है, जीडीपी एमपी, और तीसरा हमें ध्यान रखना है उसके प्रिकॉशंस, तब जाकर के हमारी एक मेथड की स्टडी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे दूसरा मेथड। थैंक यू सो मच।